हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहाँ पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। कम से कम 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्ट्रेंथ। So strength is nothing but ability of a material to withstand load without failure or permanent deformation। अगर हम किसी मटेरियल पे कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं और उस लोड की वजह से उस मटेरियल में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है या फिर उस मटेरियल परमानेंटली फेल भी नहीं हो रहा है, तो इस एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है मटेरियल की उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। अब इस पेन के ऊपर अगर मैं कोई फोर्सेस या कोई लोड लगा रहा हूं तो इस पेन में ना तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है ना तो इस पेन का फेलियर हो रहा है। तो इस एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करने की इस मटेरियल की जो कैपेसिटी है उसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। और मोर बेसिकली बोलना है तो अगर समझ लीजिए मेरे पास ये कोई एक छोटा सा स्मॉल स्टिक है या स्मॉल डायमीटर का कोई पेन है और एक लार्ज डायमीटर का मेरे पास दूसरा पेन है। तो अगर इस पे मैं कोई एक्सटर्नल लोड लगाता हूं P, मान लीजिए P इज इक्वल टू 100 न्यूटन है, तो ये स्मॉल है तो इसको ये ब्रेक कर देगा। मटेरियल सेम है बट अगर यहाँ पे मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो ये मटेरियल ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, साइज बड़ी है। तो स्ट्रेंथ जो है वो साइज पे डिपेंड होती है, और मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की डेफिनेशन में बोल रहा हूँ कि अप्लाइड एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करने की मटेरियल की जो कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मैं साइज स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो इन जनरल हम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को ये बोल सकते हैं, बट अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन बोलना है स्ट्रेंथ की तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रेस दैट मटेरियल कैन सस्टेन। अगर एक मटेरियल में मैक्सिमम जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी उस स्ट्रेस की वैल्यू को ही हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो स्ट्रेस हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। पर यूनिट एरिया होता है तो यहाँ पे साइज आ गई, पर यूनिट एरिया होता है तो साइज आ गई। चाहे मैं डायमीटर कितना भी बड़ा लूँ या कितना भी स्मॉल लूँ लेकिन स्ट्रेस जो रहेगा उसमें सेम रहेगा। तो स्ट्रेस को हम पर्टिकुलरली ले सकते हैं फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रेस which material can sustain such a stress is called strength। maximum value of stress is called strength। मैक्सिमम जो वैल्यू होगी स्ट्रेस की वो मटेरियल सस्टेन जो करेगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ। अब इसमें अगर मैं कोई स्ट्रेस लगा रहा हूं चाहे वो टेंसाइल हो, कॉम्प्रेसिव हो, शेयर हो, अकॉर्डिंग टू ट्रेस स्ट्रेंथ की भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे अगर मैं एक मटेरियल पे टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगा रहा हूं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे, शियर स्ट्रेस लगा रहा हूं तो शियर स्ट्रेंथ बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंथ के टाइप है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेंथ होगा या टॉर्सनल स्ट्रेंथ होगा, वो हम धीरे धीरे चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन सस्टेन, और स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड एक्सटर्नली अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और परमानेंट। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। अगर किसी मटेरियल पे हम कोई एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं और उस लोड की वजह से उस मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रहा है, एक्सटर्नल लोड अगर हम किसी मटेरियल पे लगा रहे हैं तो इस एक्सटर्नल लोड की वजह से उस मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रहा है, और जैसे ही हम वो इस एक्सटर्नल लोड को रिमूव करते हैं तो वो मटेरियल उसके ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये जो एबिलिटी होती है मटेरियल की उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम एक्सटर्नली लोड अप्लाई करते हैं चाहे वो कॉम्प्रेसिव हो या टेंसाइल हो, वो हम नेचर नहीं देख रहे, केवल एक जनरल टर्म लेके चल रहे हैं कि अगर कोई मैं एक्सटर्नल लोड अप्लाई करता हूं, जैसे कोई मेरे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग्स को मैं दबाता हूं, मतलब मैं कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहा हूं, तो उस लोड की वजह से उस स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होगा, स्प्रिंग जो होगी वो कॉम्प्रेस होगी, छोटी हो जाएगी।
और जैसे ही मैं वो एक्सटर्नल लोड को रिमूव करता हूँ, वो मैं जो हैंड से दबा रहा था तो मैं हैंड को रिलीज कर देता हूँ, तो स्प्रिंग की जो ओरिजिनल साइज थी, ओरिजिनल लेंथ थी, तो स्प्रिंग वो ओरिजिनल साइज ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच हैज द एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड, इसका बेस्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो आपने रबर को देखा ही होगा। तो रबर को जब हम खींचते हैं तो एक्सटेंड हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, और जैसे हम छोड़ देते हैं तो वो उसके ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो वो ड्यू टू द इलास्टिसिटी होता है, ड्यू टू द इलास्टिसिटी होता है। अब एक जनरल एग्जांपल है स्टील और रबर का। इस दोनों में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है ये आपको चूज करना है, स्टील और रबर में। हम जानते हैं जब भी हम रबर पे कोई फोर्स लगाते हैं तो रबर ज्यादा इलास्टिक, हम मानते हैं कि रबर ज्यादा इलास्टिक है क्योंकि वो ज्यादा इलांगेट होता है, छोड़ते हैं तो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। बट आप माइक्रो लेवल पे देखोगे तो जो स्टील होता है उसकी इलास्टिसिटी रबर से ज्यादा होती है। जो स्टील होगा उसकी इलास्टिसिटी रबर से ज्यादा होगी, क्योंकि इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि उसकी जो रिगेन करने की कैपेसिटी है, उसकी जो रिगेन करने की कैपेसिटी है, ओरिजिनल शेप में आने की जो कैपेसिटी है, ओरिजिनल शेप में आने की जो एबिलिटी है मटेरियल की, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और हम जानते हैं जब हम रबर को खींचते हैं और बार बार खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो रबर में कुछ एक्सटेंशन रह जाता है। मान लीजिए पहले रबर इतना था तो मैं इसको 10 बार खींचता हूं और छोड़ता हूं तो इसमें थोड़ा सा इलंगेशन देखने को मिलता है। बट अगर मेरे पास कोई स्टील का मटेरियल है और इसको मैं 10 बार भी खींचता हूं और छोड़ता हूं, इसमें स्मॉल सा डिफॉर्मेशन होगा ड्यू टू द इलास्टिसिटी, और फिर जब मैं छोड़ता हूं तो ये ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये जो स्टील का होगा ये इसकी ओरिजिनल शेप में ही रहेगा, चाहे मैं इसे कितनी भी बार खींचूं या कुछ भी करूं। लेकिन रबर जो होगा उसको मैं जब खींचता हूं, छोड़ता हूं, खींचता हूं, छोड़ता हूं, तो उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, कुछ इलांगेशन देखने को मिलता है, ओरिजिनल शेप में नहीं आता है। तो ओरिजिनल शेप में कम आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन दिखा रहा है, तो जो रबर होगा उसकी इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू स्टील कम हो जाती है। थर्ड जो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी इज अपोजिट टू इलास्टिसिटी। Plasticity is defined as the ability of material which does not regain to its original shape and size when external load is removed. When external load is removed, मतलब हम किसी भी मटेरियल पे अगर कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उस मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, उस मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, और उसको मैं छोड़ने के बाद भी, अगर वो एक्सटर्नल लोड को मैं रिमूव करने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है, ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है, तो ऐसी जो एबिलिटी होती है मटेरियल की उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे मैं अगर इस पेन को खींचता हूं और ये इलोंगेटेड हो गया और उसके बाद मैं चाहे उस मेरे जो खींचने की जो फोर्स लगाता था वो फोर्स में निकाल भी दूं तो ये जो लंबा हुआ पेन है, एक्सटेंशन हुआ इसका जो लेंथ है वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो ऐसी जो एबिलिटी होती है मटेरियल की उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अगर एक्सटर्नल लोड रिमूव करने के बाद वो ओरिजिनल शेप में जा रहा है तो इलास्टिसिटी, अगर एक्सटर्नल लोड रिमूव करने के बाद भी वो वही शेप में रह रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे हम किसी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बेंड कर देते हैं। तो एक बार फोर्स लगा के हम किसी मेटल को बेंड कर देते हैं और छोड़ने के बाद वो अगर उसके ओरिजिनल शेप में नहीं जा रहा है, जैसे बेंड किया था वैसे ही हो रहा है, तो वैसा ही बेंड वहां पे रह रहा है, तो उस एबिलिटी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट कहाँ पे होती है, जैसे कि हमारा स्टैंपिंग ऑफ कॉइन, जो कॉइन्स होता है, कॉइन्स के ऊपर जो स्टैंपिंग होती है तो उसमें प्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार उसमें फोर्स लगा के हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो परमानेंटली हो जाता है, कोई डिजाइन बनाते हैं तो वो परमानेंटली हो जाता है, वो उसके ओरिजिनल शेप में नहीं जाता है। तो प्लास्टिसिटी उस केस में हमें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास है वो है हार्डनेस। हार्डनेस, तो हार्डनेस इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, एब्रेशन, पेनिट्रेशन और कटिंग। अगर कोई मटेरियल की, अगर ये मेरे पास बोर्ड है और इस बोर्ड पे मैं इस पेन से लिख रहा हूं तो इस बोर्ड में ना तो स्क्रैच आ रहा है, ना इस बोर्ड में मेरे पेन की निब जा रही है, ना तो इसमें कुछ पेनिट्रेशन हो रहा है, ना तो इस
बोर्ड पे कोई एब्रेशन हो रहा है, मतलब ये जो बोर्ड के हार्डनेस है वो ज़्यादा है, बोर्ड की जो हार्डनेस है वो ज़्यादा है, इसलिए ये पेन इस बोर्ड के अंदर नहीं जा रहा है। अगर इस पेन की जगह मैं एक नाइफ ले लेता हूँ और इस नाइफ से इस बोर्ड के ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, इसमें एब्रेशन हो जाएगा, स्क्रैच आ जाएंगे बोर्ड के ऊपर, क्योंकि अब नाइफ जो है उसकी हार्डनेस ज़्यादा है। अब क्या है, नाइफ जो है उसकी हार्डनेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू बोर्ड। मतलब हार्डनेस इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन, एब्रेशन, कटिंग। तो कौन से मटेरियल की हार्डनेस कितनी है इसको पता करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के जो नाम होते हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे, वो अलग चैप्टर था लेकिन हम यहाँ पे उसको नाम बता देते हैं। तो रॉकवेल हार्डनेस नाम की एक टेस्ट होती है जिससे हम किसी मटेरियल का हार्डनेस पता कर सकते हैं। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, विकर्स हार्डनेस टेस्ट और डायमंड पिरामिड हार्डनेस टेस्ट। तो ये 4 टाइप की टेस्ट होती है जिससे हम किसी भी मटेरियल के हार्डनेस के बारे में पता। नेक्स्ट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो है टफनेस। तो टफनेस इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फेलियर। मटेरियल को अगर हम कोई सडनली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो मटेरियल की कैपेसिटी होती है विदाउट फेलियर, इट्स कॉल्ड टफनेस। अगर इस पेन के ऊपर मैं कोई हैमरिंग कर रहा हूं तो सडनली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर इस हैमर की वजह से इस पेन में कोई फ्रैक्चर नहीं आ रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो उस मटेरियल की जो कैपेसिटी होगी, ये जो टेंडेंसी होगी मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं टफनेस। तो टफनेस इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। अगर मेरे पास कोई 2 ब्लॉक है, एक स्टील का ब्लॉक है और एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, और उस दोनों ब्लॉक के मैं सेम फोर्स से कोई हैमरिंग करता हूं तो आप देखोगे कि जो स्टील का ब्लॉक है उस पर एक भी मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी स्क्रैचेस नहीं होगा या कोई भी मार्क नहीं दिखेगा। बट जो एल्यूमिनियम का ब्लॉक होगा उस पर मार्क दिखेंगे या फिर उसमें कुछ स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। तो एल्यूमिनियम जो है वो लेस टफर है, उसमें टफनेस कम है, क्योंकि जब मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसमें परमानेंट फ्रैक्चर हो रहा है। लेकिन स्टील जो है उसको मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसमें परमानेंट फ्रैक्चर नहीं हो रहा है। तो स्टील इज टफर देन एल्यूमिनियम, अब टफनेस इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। अगर इसके हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो टफनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, टफनेस इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टफनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, टफनेस इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो टफनेस का जो यूनिट होगा वो हमें यहां से मिलेगा जूल पर मीटर क्यूब। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि टफनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। अगर कोई भी मटेरियल की टफनेस हमें इंक्रीज करनी है तो उस मटेरियल में स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी डक्टिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर मटेरियल में स्ट्रेंथ अच्छी है, डक्टिलिटी अच्छी है, तो डेफिनेटली वो मटेरियल की टफनेस जो है वो अच्छी होगी, वो मटेरियल की जो टफनेस होगी वो अच्छा होगी। अब टफनेस को भी मेजर करने की अलग अलग टेस्ट है, तो उसमें जो मेनली टेस्ट होती है वो होती है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्टिंग के थ्रू हम किसी मटेरियल की टफनेस कितनी है वो पता कर सकते हैं। आइजहॉर्न नाम की एक टेस्ट होती है, उससे भी हम टफनेस के बारे में पता कर सकते हैं। और एक टेस्ट होती है इम्पैक्ट आइजहॉर्न एंड चारपी टेस्ट, तो टफनेस पता करने के लिए 3 टेस्ट का यूज करते हैं। हार्डनेस पता करने के लिए रॉकवेल, ब्रिनल, विकर्स एंड डायमंड पिरामिड टेस्ट का यूज हम करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास 6th मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट फ्रैक्चर विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। अगर मैं किसी मटेरियल पे कोई फोर्स लगा रहा हूं, उस फोर्स की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से उस मटेरियल में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, वो मटेरियल जैसे थे वैसे था, कोई भी एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, उसके साइज में चेंज नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे मैं ट्रेस की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो एक सर्टेन स्ट्रेस पे वो मटेरियल डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है, मतलब विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। किसी भी बिना डिफॉर्मेशन में अगर कोई मटेरियल ब्रेक हो रहा है तो हम बोलेंगे वो मटेरियल क्या है, ब्रिटल है।
वो मटेरियल क्या है, ब्रिटल है। जैसे हम चौक यूज करते हैं, उस चौक को हम खींचते हैं तो इलोंगेट नहीं होगा, उसमें कुछ भी एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर उस चौक को खींचेंगे एक सर्टेन लेवल पे वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन और फ्रैक्चर। मतलब ब्रिटलनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट फ्रैक्चर विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, such a material is called brittleness। तो brittleness is opposite to डक्टिलिटी में इंक्रीज होगा, ब्रिटलनेस में उसकी डायमेंशन चेंज ही नहीं होंगे, जैसे था वैसे ही रहेगा। जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे तो वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा, कोई भी इलांगेशन कोई भी साइज में चेंज नहीं होगा। तो ये जो कैपेबिलिटी होती है, ये जो एबिलिटी होती है मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। अब जो इसमें एग्जांपल की बात करेंगे तो ग्लास है। अब ग्लास को देखेंगे, कितने भी फोर्स लगा हो ग्लास के ऊपर तो ग्लास कभी एक्सटेंड नहीं होता है, ग्लास का जो साइज होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। और जब हम उसकी कैपेसिटी से, उसकी वो ग्लास की स्ट्रेंथ से ज्यादा ट्रेस लगाएंगे तो वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा विदाउट एनी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्टली ब्रेक होगा। तो वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो ग्लास इज अ बेटर एग्जांपल ऑफ ब्रिटलनेस मटेरियल, ग्लास इज अ बेटर एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। अब कास्ट आयरन भी एक ब्रिटल मटेरियल है, और ये जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उसमें कॉम्प्रेसिव जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उसमें जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा है। जैसे कि कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है। हम जानते हैं किसी भी मशीन के जो बेड होते हैं, बड़े बड़े हेवी मशीन्स को उस बेड के ऊपर रखा जाता है, तो वो बेड जो होते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन जो है वो ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ब्रिटल मटेरियल की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ही उसको कॉम्प्रेसिव लोड को बियर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट डिफॉर्म और वी कैन ड्रॉ इट इनटू थिन वायर्स। इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉ इनटू थिन वायर्स। अगर हमारे पास कोई मटेरियल है तो उस मटेरियल के ऊपर, उस मटेरियल को हम थिन वायर्स में ड्रॉ करने की अगर एबिलिटी है तो उस मटेरियल को हम बोलेंगे डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच इंडिकेट हाउ इजीली मटेरियल गेट डिफॉर्म अंडर अ टेंसाइल ट्रेस। अगर कोई मटेरियल पे हम टेंसाइल ट्रेस लगा रहे हैं तो उस टेंसाइल ट्रेस की वजह से उस मटेरियल कितना इजीली डिफॉर्म हो रहा है, उसकी जो टेंडेंसी होगी, उसकी जो एबिलिटी होगी मटेरियल की, उसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी को चेक करने के लिए हम ऑलवेज यूज करते हैं टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेस। डक्टिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेंसाइल ट्रेस या टेंसाइल फोर्स। तो डक्टिलिटी, हम अगर कोई मटेरियल को उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि वो डक्टाइल मटेरियल है। जैसे कि हम यूज करते हैं कॉपर का, जो हमारे घरों में वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कॉपर के हो एल्यूमिनियम के हो, तो जिस प्रोसेस से बनाए जाते हैं तो वो कॉपर एल्यूमिनियम जो है वो क्या है? डक्टाइल मटेरियल है, तभी उसको मटेरियल से हम थिन वायर में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो अगर डक्टिलिटी किसी मटेरियल की चेक करनी है तो हमें टेंसाइल फोर्स का यूज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है वो होती है मेलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी वो कुछ हद तक सेम है। डक्टिलिटी को चेक करने के लिए, डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल व्हिच कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अगर किसी वायर्स में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं मटेरियल को तो हम उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और मेलेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल व्हिच कैन ड्रॉन इनटू थिन शीट, जैसे थिन शीट में अगर किसी मटेरियल को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो जो एबिलिटी होती है मटेरियल की उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं टेंसाइल ट्रेस का या टेंसाइल फोर्स का, और मेलेबिलिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स का या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का। जैसे कि मेरे पास ये कोई एक बड़ा सा एक शीट है और इसके ऊपर मैं अगर रोलिंग एक्शन करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल थिकनेस के ऑब्जेक्ट में। तो ये जो रिड्यूसिंग होगा, इसकी जो थिकनेस कम होगी,
इसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की वजह से वो मटेरियल डिफॉर्म होगा, उसकी जो एबिलिटी होगी उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच इंडिकेट दैट मटेरियल हाउ इजीली इट डिफॉर्म अंडर अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में उस मटेरियल कितना डिफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है क्रीप। तो क्रीप इज अ स्लो and progressive deformation of a material with time at constant load। अगर किसी मटेरियल पे हम कांस्टेंट लोड अप्लाइड कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, कांस्टेंट लोड अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर लॉन्ग टाइम में हम कोई किसी मटेरियल पे कांस्टेंट लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से उस मटेरियल में स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन आ जाता है। उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, स्लो होगा बट कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्रीप। अब हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स, ओवरहेड केबल्स होते हैं, उस केबल्स को हम जब भी प्लेस करते हैं तो टाइटली प्लेस करते हैं, उसके ऊपर एक लोड लगा के, उसको एक टेंसाइल फोर्स लगा के। ये जो पोल्स होते हैं, इस पोल्स के बीच में ये वायर्स होता है। अब इस वायर्स को जब हम प्लेस करते हैं तो इसको बहुत टाइटली प्लेस करते हैं, बट इसमें ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स से हम इसको टाई कर देते हैं। दोनों साइड पे कोई टेंसाइल फोर्स लगा हुआ होता है, तो लोड यहाँ पे आ रहा है, कांस्टेंट लोड यहाँ पे आ रहा है। और फॉर लॉन्ग टाइम अगर हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 साल के बाद देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वायर इतना था, इसमें कुछ इलांगेशन आके इसमें कुछ स्लैक आ जाएगा और इस ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ बड़ी हुई हमें मिलेगी। तो इसको ही हम बोलते हैं क्रीप। रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं उसके बीच में छोटा सा गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि वो लोड जब कांस्टेंट लोड रेलवे जब उसके ऊपर से जाती है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लोड उसके ऊपर लग जाता है, और फॉर अ लॉन्ग टाइम ऐसा होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो उस डिफॉर्मेशन को ही मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ गैप छोड़ा जाता है। अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो उसमें क्रैक आ जाएंगे। तो इसको ही हम बोलते हैं क्रीप। तो क्रीप इज अ स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विथ टाइम एट कांस्टेंट लोड। टाइम पे डिपेंड है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो उसमें और जो डिफॉर्मेशन है वो बढ़ता जाएगा, और उसके ऊपर हम कॉन्स्टेंटली लोड अप्लाई कर रहे हैं। ये जो क्रीप है वो मेजरली जो मटेरियल हीट के कांटेक्ट में आते हैं उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वो होगा रेजिलेंस। तो रेजिलेंस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी व्हेन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड एंड रिलीज एनर्जी व्हेन दैट स्ट्रेस इज रिमूव्ड। अगर किसी मटेरियल पे हम कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मटेरियल उस स्ट्रेस को, उस लोड की वजह से जो एनर्जी होगी वो एनर्जी को स्टोर करेगा, और विदाउट फ्रैक्चर होगा, मतलब इसमें कुछ फ्रैक्चर नहीं होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो एनर्जी स्टोर करेगा। और जैसे ही हम उस स्ट्रेस को रिलीज करेंगे, उस फोर्स को रिलीज करेंगे, तो वो जो एनर्जी स्टोर किया हुआ एनर्जी है वो रिलीज कर देगा। ये जो कैपेसिटी होती है, ये जो एबिलिटी होती है मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं रेजिलेंस। ये हमें देखने को मिलता है स्प्रिंग में। बेसिकली जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उसमें हम देखते हैं, जब भी हम कोई ब्रेक प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो शॉक अब्जॉर्बर है वो कॉम्प्रेस हो जाता है, मतलब उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होती है। स्पीड ब्रेकर था, उससे आगे जाते हैं तो वो हमारे ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, मतलब जो एनर्जी शॉक अब्जॉर्बर ने ली थी वो रिलीज कर देता है, हमारे व्हीकल को ओरिजिनल प्लेस पे आ जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को, ये जो मटेरियल की कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, उसको ही हम बोलते हैं रेजिलेंस। Resilience is the ability of material to absorb energy when external stress is applied and release the same energy when external stress is removed without fracture or permanent deformation। ये होते टाइम उसमें कुछ permanent deformation नहीं होना चाहिए या फिर fracture भी नहीं होना चाहिए। स्प्रिंग इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल है, रेजिलेंस का जो एग्जाम्पल होगा वो स्प्रिंग होगा। अब जो इसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। तो रेजिलेंस के अंदर ये आता है प्रूफ रेजिलेंस। द प्रूफ रेजिलेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मटेरियल कैन स्टोर विदाउट फ्रैक्चर व्हेन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। और मैक्सिमम एनर्जी
stored per unit volume is called modulus of resilience. Modulus of resilience is nothing but modulus, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, modulus of resilience is defined as, अभी एब्जॉर्ब करने के कैपेसिटी है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब per unit volume is called modulus of resilience. तो मटेरियल की जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है विदाउट फ्रैक्चर, इज कॉल्ड रेजिलियंस. तो ये कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी, इसको आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. या